सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हम लेके चल रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज गोइंग टू ट्रूली बिल्ड अप योर कंसेप्ट बेस इन अकाउंटेंसी। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है। जैसे मैंने पिछले चैप्टर में आपको थोड़ा बहुत बताया था, डेटर कौन होता है, क्रेडिटर कौन होता है, गुड्स क्या होती हैं, एसेट्स क्या होती हैं। अब हम बहुत डिटेल में सीखेंगे, बहुत बहुत डिटेल में सीखेंगे सारी की सारी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। और जब भी कभी आप कभी मैंने बोला ना कॉर्पोरेट इंटरव्यू, इंटर्नशिप के इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, ये वाली शीट को अगर आप पढ़ेंगे, इसके अंदर सारे के सारे बेसिक कंसेप्ट हम वो डाले हुए हैं। समरी बना के भी डाला हुआ है, डिटेल में भी डाला हुआ है। ठीक है, जहां नोट करने का मन करे वहां नोट कर लेना, अदरवाइज दीज नोट्स आर सफिशिएंट फॉर यू। ठीक है, एक एक करके करना शुरू करेंगे। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मैं इस नोट्स की पहले दो तीन चीजों के साथ ही लेके चलूंगा। इनफैक्ट चलिए, डॉक्यूमेंट मैंने ऑनलाइन स्क्रीन पर शेयर करा है, आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी की फॉर्म में है। ठीक है, पहले हम लेके चलते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन। याद होगा मैंने पहले चैप्टर में आपको, चैप्टर वन जो था ना, उसमें बताया था कि देर आर नंबर ऑफ एक्टिविटीज इन द बिजनेस। देर आर नंबर ऑफ एक्टिविटीज इन द बिजनेस। उन एक्टिविटीज में जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं, और उन एक्टिविटीज को जो फाइनेंशियल नेचर की होती हैं, उनको हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। याद होगा अकाउंटिंग का प्रोसेस। बेटा हम अकाउंटिंग की जब शुरुआत करते हैं ना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इवेंट एंड ट्रांजेक्शन से होता है। तो ट्रांजेक्शन किसको कहते हैं? देर आर नंबर ऑफ एक्टिविटीज विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी एंड विच आर हैविंग फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांजेक्शन बोल रहे हैं। तो देखिए, इट इज एन एक्सचेंज ऑफ मनी, गुड्स और सर्विसेज। आप किसी से सामान खरीदते हैं, बदले में क्या देते हैं, पैसा देते हैं। आप किसी के रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खाते हैं, बदले में पैसा देते हैं, है ना। तो आप क्या कर रहे हैं? अगर आप बाय एयर ट्रेवल कर रहे हैं तो क्या करते हैं, आपने एयर ट्रेवल करा, जब आप उतरते हैं तो एयरक्राफ्ट को भी अपने साथ ले आते हैं घर अपने? नहीं लेके आते ना, क्योंकि एयरक्राफ्ट नहीं आपने खरीदा, आपने एयर ट्रेवल का एक्सपीरियंस खरीदा। वो सर्विस कहलाता है, सर्विस कहलाता है। आप चांदनी चौक जाते हैं और एक मटका कुल्फी खाते हैं, तो आपने कुल्फी वाले से क्या ली, कुल्फी ली या उसका मटका ही लेके भाग जाते हैं? नहीं, आप उसको पैसा देते हैं और आप उससे एक प्रोडक्ट लेते हैं। ठीक है, ऐसा करके आप किसी मूवी थिएटर में जाते हैं और फिल्म देखते हैं, और जब फिल्म में आपके फेवरेट एक्टर डांस कर रहा होता है, तो स्टेज पे चढ़ के ऐसे सब ना टी शर्ट उठा के घुमा रहे होते हैं, एंजॉय। ये यहाँ नहीं होता, वो गांव देहात के सिनेमा हॉल होते हैं ना, वहां होता है। यहाँ तो सोफिस्टिकेटेड क्राउड होता है। यहाँ तो लोगों को नेशनल एंथम में खड़े होते हुए भी शर्म आती है। वो ऐसा कुछ नहीं होता। वो जो भी करते हैं दिल खोल के करते हैं। ठीक है, पर्दे के सामने किलकारे मार के, सीटी में जाके कलावाजें खा के, ये अपन का भाई नाच रहा है, ये ऐसे करके करते हैं। यहाँ ऐसा नहीं होता। सो यू यू परचेज एन एक्सपीरियंस टू वॉच द मूवी। मूवी खत्म हो जाती है, क्या होता है, पर्दे वर्दे फाड़ के निकलते हो फिर क्या? नहीं निकलते ना, या कुर्सी सीट उठा के निकलते हैं। कुछ लोग होते हैं खुराफाती, वो कहते हैं ये फिल्म अच्छी नहीं थी, और उसके जब फिल्म, अच्छा कई बार क्या होता है, हॉरर फिल्म देख रहे होते हैं कोई लोग, तो या तो अपने अड़ोसी पड़ोसी को हाथ पकड़ते हैं, वरना फोम की तो फिर ऐसी तैसी हो जाती है उस दिन। जितनी बार डर लगता है, फोम को कस के पकड़ते हैं। और कईयों के तो नाखून बड़े पहने होते हैं, पता चला हाथ में ना क्या होता है, रुई निकल कर आती है। तो जब हॉरर फिल्म के बाद बंदा देखता है, मेंटेनेंस करने वाला का, तो माथा पीटता है, कहाँ किस फिल्म को देखने के लिए बैठा दिया। एनीवे, चलो। सो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स क्या होती है? एक्सचेंज ऑफ मनी होती है, किसके लिए? गुड्स के लिए होती है, क्या सर्विसेज के लिए होती है। और ये बिना एक्सचेंज ऑफ मनी भी हो सकता है। भाई यू परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार खरीद लिया, सामने वाले से सामान खरीदा, उसको पैसा नहीं दिया। एंड यू सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, सामने वाले को सामान बेचा, पैसा नहीं लिया। बिल्कुल होगी ना ट्रांजेक्शन। एक्सचेंज नहीं हो रहा, डेटर तो बढ़ रहे हैं। एक्सचेंज नहीं हो रहा, क्रेडिटर तो बढ़ रहे हैं। तो इन अदर वे, देर इज नॉट एन एक्सचेंज, बट जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग अनदर थिंग इज हैपनिंग। और डबल एंट्री का इफेक्ट तो देखते ही हैं। हमने सामान किसी को बेचा, लाइक मैंने सुहान को सामान बेचा, तो मेरा सामान तो चला गया, पर मेरे पास सोहन नाम का डेटर भी तो आ गया। ठीक है, सो इट इज एन इनविजिबल काइंड ऑफ एक्सचेंज अगर हम बोले तो। मेरी बुक्स में सोहान को मैं अब क्या बोलूंगा, डेटर बोलूंगा, और मेरे पास से गुड्स चली गई, तो ये ट्रांजेक्शन हुई। ठीक है, नोट्स को देखेंगे दोबारा से। It means a financial transaction or economic event entered into by two parties that indicates the accounting process of recording it in the books of accounts of an enterprise and blah blah blah. इतना कौन पढ़े यार, इतनी डेफिनेशन कौन पढ़ेगा? सीधी सी ट्रांजेक्शन है। ठीक है, एनीथिंग
विच इज एक्सचेंज विद और विदाउट मनी, मे बी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, मे बी इन द फॉर्म ऑफ सर्विसेज, उसको आप क्या बोलते हैं? ट्रांजेक्शन बोलते हैं। रेंट पे किया, आपने किसी की प्रॉपर्टी किराए पे ली भाई, उसका रेंट पे कर दिया, दैट इज ट्रांजेक्शन। रेंट नहीं पे कर पाए, वो भी एक ट्रांजेक्शन है। somebody paid you एडवांस, आपका कमीशन किसी ने आपको एडवांस दे दिया, दैट इज ऑल्सो ट्रांजेक्शन। किसी ने बोला भाई कमीशन इस महीने नहीं अगले महीने दूंगा, दैट इज ऑल्सो ट्रांजेक्शन। भाई पैसा नहीं मिला तो इसका मतलब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड थोड़ी करेंगे। तो जब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे ना, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, तो वहां समझ में आएगा, वहां एक एक्रूवल प्रिंसिपल होता है, उसका मैं जिक्र करूंगा, अभी नहीं। आपके सामने एग्जांपल्स दे रखे हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन के, क्या? इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल बाय ओनर इनटू द बिजनेस, withdrawal of cash by business for personal use, purchase of goods, purchase of assets on cash or credit, sale of goods on cash or credit, purchase, payment made to supplier, cash receipt from customers, payment of expenses of salary, rent, etc., income received in the form of interest, commission, ये सारे के सारे क्या होते हैं? बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं। अच्छा भाई, अब कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी होती है जिन्हें हम बिजनेस ट्रांजेक्शन्स नहीं बोलते हैं। आपके पास एक एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। एमसीक्यू क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन आपके पास बन सकता है। इसीलिए हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि किनको बिजनेस ट्रांजेक्शन बोलेंगे, किनको बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं बोलेंगे। ठीक है। मैनेजर ने वर्कर के साथ लड़ाई कर दी और हो गई स्ट्राइक, क्या ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है? नहीं है। लेकिन उस स्ट्राइक की वजह से 2 लाख रुपए का लॉस हो गया, क्या ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है? हाँ, ये अनवांटेड बिजनेस ट्रांजेक्शन है। कौन चाहता है लड़ाई हो, कौन चाहता है हर स्ट्राइक हो? नहीं चाहता ना कोई, पर फिर भी हो गया और नुकसान हो गया। तो एनीथिंग विच इज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, है ना, उसको हम बोलते हैं क्या? बोलिए। हाँ, कमीशन क्या होता है, बिल्कुल सही है बेटा। जब हम किसी ब्रोकर के थ्रू घर किराए पे लेते हैं तो उसे क्या देते हैं? उसको हम उसको चांदी के थाल में रखकर मेवा देते हैं उसको। क्या देते हो उसको आप? बताइए क्या देती हो? कमीशन देती हो। तो हो सकता है कि आपकी फर्म इज अ ट्रेडिंग फर्म। अब मैं बताता हूँ ट्रेडिंग फर्म क्या होती है। आपने देखा होगा ना, मैन्युफैक्चरर से ज्यादा पैसा ट्रेडर लोग कमाते हैं। और ट्रेडिंग सिर्फ शेयर की नहीं होती है, ट्रेडिंग मेटल की भी होती है, ट्रेडिंग वीट की होती है, राइस की होती है, फूड ग्रेन्स की होती है, पल्सेस की होती है। अभी ट्रेडर लोग क्या करते हैं, ये किसानों से क्या करते हैं, सामान खरीदते, दालें खरीदते हैं, अपने गोडाउन में जाते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं उसकी, और उसकी पैकेजिंग करते हैं, और फिर क्या करते हैं, बाहर बेच देते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, ट्रेड ही तो कर रहे हैं। ठीक है, लिया, खरीदा सामान और बेच दिया। ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं पता है, मैं बताता हूँ। जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, वो सीधा सीधा होलसेलर रिटेलर के पास नहीं जाते, तो कमीशन एजेंट होते हैं। वो बड़े बड़े ट्रेडर से रिक्वायरमेंट लेते हैं, और वो रिक्वायरमेंट किसको फॉरवर्ड करते हैं, कंपनी को, और बदले में कमीशन ले लेते हैं। उनका काम ही यही है। मेटल ट्रेडर जो होते हैं वो क्या करते हैं, इंडस्ट्री के अंदर मान लो किसी को मेटल, जैसे किसी को कॉपर की जरूरत है, जैसे जैसे होता है ना, वायर बनाने वाली कंपनीज होती है, इलेक्ट्रिकल वायर बनाती है, कॉपर लगता है, कॉपर वायर होती है, देखा होगा आपने। तो कॉपर वायर की जरूरत वायर बनाने वाली कंपनी को होती है। अब वायर बनाने वाली कंपनी किस किस मैन्युफैक्चरर को ढूंढता रहे, तो वो कमीशन एजेंट अपॉइंट कर देते हैं। वो क्या करते हैं, कॉपर उनको, कॉपर की ऑर्डर मैन्युफैक्चरर से इनको पहुंचाते हैं, और इनको कॉपर की डिलीवरी, और बीच में वो क्या करते हैं, अपना कमीशन खाते हैं। मेटल ट्रेडर्स बोलते हैं उनको। वो अपने गोडाउन में कोई मेटल नहीं रखते, वो तो सिर्फ क्या करते हैं, ऑर्डर लेते हैं और ऑर्डर दिलवाते हैं लोगों को। तो उनको कमीशन मिलता है। ऐसे ही हमें भी कमीशन देना पड़ेगा अगर हम किसी से सामान मंगवाएंगे तो। अब हमें हमें प्रॉपर्टी रेंट पे चाहिए तो हमें ब्रोकरेज देनी पड़ती है, वो ब्रोकरेज ही तो कमीशन होती है। प्रॉपर्टी डीलर क्या बोलता है, 1% कमीशन मेरा होगा। अच्छा, घर खरीदने बेचने में भी तो कमीशन देना पड़ता है प्रॉपर्टी डीलर को, सो वो कमीशन होता है। आगे देखते हैं। फॉलोइंग एक्टिविटी डू नॉट ब्रिंग आउट टू अ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, उनको बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं बोलेंगे। क्या क्या? जैसे आपने किसी से ऑर्डर ले लिया सप्लाई का, सुनो ब्रो, हमें चाहिए 5 किलो पनीर, 10 लीटर दूध, और 4 किलो दही। आपके घर में कोई छोटा मोटा प्रोग्राम हो रहा है, ऑर्डर लिख लो बस। तो तुमने ऑर्डर लिख लिया, तो क्या ट्रांजेक्शन हो गई? बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन अगर उस ऑर्डर के साथ आपको 2,000 रुपये एडवांस मिल गया, तो क्या होगा? दैट इज अ ट्रांजेक्शन। ठीक है। लेकिन सिर्फ ऑर्डर लिखना या सिर्फ ऑर्डर देना, इट इज नॉट अ ट्रांजेक्शन अनटिल अनलेस इट इज सपोर्टेड बाय सम मॉनेटरी अमाउंट। क्लियर? चलो आगे चलते हैं, बोलिए। बार्टर सिस्टम में ट्रांजेक्शन, हाँ देखिए, सुनो सुनो, बार्टर सिस्टम में ना अकाउंटिंग थोड़ा अलग तरीके से हो सकती है। आपने आपने हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स पढ़ी होगी ना, बिजनेस स्टडीज में पढ़ी होगी, समझाया उसमें? अच्छा, नहीं पढ़ाया? बिजनेस स्टडीज नहीं पढ़ा आप लोगों ने? हिस्ट्री वाला पार्ट स्किप कर?
हाँ, धकेल दिया उन लोगों ने, क्योंकि उसको वो बोरिंग लगता है लोगों को। मैं बताऊंगा कभी इंटरेस्टिंग तरीके से कैसे पढ़ाते हैं। ठीक है। सो आई टीच बिजनेस स्टडीज इन माई स्कूल एज वेल। तो फिर वही कहानियां पढ़ के सुनाते, मजा आता। ठीक है। क्योंकि बहुत स्टोरीज है मेरे, बहुत बहुत स्टोरी मैंने बचपन में खूब स्टोरीज पढ़ी हैं, और सब सारा ज्ञान में उड़ेल देता हूँ। एनीवे, देखो, अब मैं बताता हूँ बार्टर सिस्टम को हम ट्रांजेक्शन बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं। बार्टर सिस्टम में आपने अपने गेहूं की बोरियों की कोई कीमत नहीं लगाई। बार्टर सिस्टम में आपने अपने चावल की बोरियों की कोई कीमत नहीं लगाई। बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि 3 बोरी शक्कर के बदले में मैं लूंगा 5 बोरी चावल। 3 बोरी शक्कर के बदले में लूंगा मैं 8 बोरी गेहूं की। तो मॉनेटरी वैल्यू तो डिसाइड ही नहीं हुई, मेजरेबल तो हुआ ही नहीं, तो उसको ट्रांजेक्शन नहीं बोलेंगे हम। बार्टर सिस्टम में इस हाथ ले उस हाथ दे होता था। अब जरा समझिए, आपने क्या किया। जैसे, अब फिर चांदनी चौक का एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। चांदनी चौक में एक जगह नई सड़क, नई सड़क में बहुत मशहूर, मतलब जो किताब हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगी वो वहां मिल जाएगी। एजुकेशनल पब्लिशर्स बैठते हैं। अब क्या होता है कि जैसे मैं किसी दुकानदार के पास गया, मैंने कहा भाई ये बुक दिखा दे मुझे, मेडिकल एंट्रेंस की किताब है। अब उसके पास नहीं है, तो अपने नौकर को बुलाता, छोटू इधर आ, पर्ची बना के देता है, जा लेके आ। उसे मालूम है किसके पास है, वो भागा भागा जाएगा उसके पास और वहां से किताब लेके आ जाएगा। ठीक है। बाय द एंड ऑफ द डे, अच्छा ऐसे ही वो जो छोटू जिस दुकानदार के पास गया था, उसने एक पर्ची बना के भेजी अपने लड़के को यहाँ पर। उसने किताब दी, उसकी पर्ची रख दी। बाय द एंड ऑफ द डे वो हिसाब बनाते हैं, तू मेरे से कितने की किताब लेके गया और मैंने तेरे से कितने की किताब ली। तो मैंने तुझसे 20,000 की किताब मंगाई, तूने मुझसे 15,000 की किताब ली, तो चल 5,000 रुपया मैंने तेरा वापस कर दिया। दिस इज ट्रांजेक्शन। लेकिन अगर मैं मेडिकल की बुक के बदले में तुझसे इंजीनियरिंग की किताबें एक्सचेंज कर रहा हूँ और मॉनेटरी वैल्यू नहीं लगा रहा, तो दैट कैन नॉट बी एंटर्ड इनटू अ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि हम तो मेजर ही नहीं कर पा रहे उसे इन टर्म्स ऑफ मनी। तो वो तो बार्टर सिस्टम हुआ ना। मैंने मेडिकल की किताबों के बदले में इंजीनियरिंग की किताबें ले ली और वैल्यू नहीं लगाई उनकी कुछ। हाँ नहीं, अगर वैल्यू इक्वल है ना, ना तेरा बनता ना मेरा बनता, तो ट्रांजेक्शन बनेगी। जहां मैंने बोल दिया तूने मुझसे 20,000 की किताबें ली, मैंने तेरे से 20,000 की किताबें ली, हिसाब बराबर। 20,000 की किताबें, तो हो गया ना मॉनेटरी वैल्यू, हो गया मेजरमेंट। इसे ट्रांजेक्शन बोलेंगे हम। नहीं हुई ना ट्रांजेक्शन, किसी उसमें वैल्यू है। लेकिन मैंने बोला कि मैंने तुझसे मेडिकल की किताबें ली, तूने मुझसे इंजीनियरिंग की किताबें ली, चल हिसाब बराबर हो गया, बिना वैल्यू एसेस करे, तो वो ट्रांजेक्शन नहीं बनेगी। ट्रांजेक्शन का पहला प्रिंसिपल है कि वो मेजरेबल होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ मनी, ऐसा नहीं। तो बार्टर सिस्टम वाले सिस्टम को हम ट्रांजेक्शन नहीं बोल पाएंगे। ठीक है। आगे चलते हैं। किसी एम्प्लॉय का अपॉइंटमेंट कर लिया। अरे बेटा, बार्टर सिस्टम में प्राइस होता ही नहीं था ना चीजों का। 4 बकरियों के बराबर 5 बोरी गेहूं की चली गई, क्या प्राइस लगाओगे तुम। और फिर जैसे जैसे हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में पढ़ोगे आप, बार्टर सिस्टम में जब बहुत इनकन्वीनियंस होना शुरू हुआ, तो लोगों ने क्या कर दिया। आपने देखा है पहले होते थे, कहते हैं हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। कौड़ी देखी आपने क्या होती है, शी शेल होते हैं छोटे छोटे से, उनको कौड़ी की, उनको कौड़ियां बोलते हैं। फिर वो 1 कौड़ी, 2 कौड़ी, 3 कौड़ी, 4 कौड़ी, 5 कौड़ी, फूटी कौड़ी, साबुत कौड़ी, कौड़ियां चलती थी पहले तो। फिर धीरे धीरे उसको रिप्लेस करके क्या हुआ, फिर चांदी के सिक्के आने शुरू हुए। फिर उसको रिप्लेस होने के बाद क्या हुआ, फिर सोने के सिक्के आने शुरू हुए। फिर फिर जो सोने के सिक्के थे वो कॉमन मेजर ऑफ मनी बना। और आप समझिए, जितने भी रोमन एम्पायर के लोग होते थे, यूरोप के लोग होते थे, हमारे देश से क्या लेके जाते थे, मसाले लेके जाते थे, है ना, गरम मसाला वगैरह, क्योंकि तो ठंडी जगह थी। गरम मसाला खाएं तो देखो ऊपर से नीचे तक आग मचती है। मिर्च मतलब जलन नहीं होती, लेकिन फील होता है कि यार कितना पानी पे, गरम मसाला जब खाने में ज्यादा पड़ता है देखा कैसे फील होता है। तो वो स्पाइसेस ले जाते थे, वो लग्जरी होती थी। बदले में हमें ढेर सारा सोना देके जाते थे। इसीलिए तो हमारे देश को सोने की चिड़िया बोलते थे, क्योंकि पूरे वर्ल्ड का सोना हमारे यहाँ आता था। क्योंकि हम तो, हमें थोड़ी बोलते थे तुम हमें अपने हथियार दो हम तुम्हें अपना मसाला देंगे, नहीं। वो हमें हमारा गोल्ड देते थे, और तब हमसे क्या ले जाते थे, मसाले, टी, कॉफी, ये सब चीजें लेके जाते थे वहां से, इस तरह से। तो आगे चलते हैं, कैन वी प्रोसीड फर्दर। इसी तरह से आ, किसी कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए आपने टेंडर, होते हैं ना, ठेके निकलते हैं, उनको टेंडर भरना हो गया। आ, किसी सप्लायर को एक एसएमएस भेज दिया कि भाई सामान भिजवा दे, ये थोड़ी ट्रांजेक्शन कहलाएगी। ठीक है। हमें 50,000 का सामान भेज दे, जस्ट लाइक गिविंग एन ऑर्डर। लेकिन सामान के साथ साथ मैंने 10,000 का पेटीएम कर दिया, तो
देन इट इज अ ट्रांजेक्शन, ठीक है। एंड समबडी ऑर्डर्स अस कि भाई तुम हमें 20,000 रुपए की 20,000 यूनिट भेजो और बदले में 10,000 का हमें एडवांस भेज देता है, तो ऑर्डर नहीं माना जाएगा, वो एडवांस जो होगा वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, ट्रांजेक्शन कहलाएगा, ठीक है। डाउट? अच्छा आगे चलते हैं थोड़ा सा। फिर ये हो रहा है सप्लायर से कोटेशन मिल गई। जैसे मान लो आपने कोई सामान, जैसे आपने देखा होगा शायद बड़ी बड़ी कंपनी क्या करती है, अगर उन्हें कोई चीज प्रोक्योर करनी पड़ती है तो मार्केट में टेंडर निकालती हैं, बोलती है हमें 5 बसेस चाहिए, कोटेशन भेजो भाई। महिंद्रा वाला, अशोक लेलैंड वाला, टाटा वाला सब अपनी कोटेशन भेजते हैं। हाँ, कोटेशन मतलब होता है उसमें मेंशन होता है कि प्राइस कितना, क्या कितना। जैसे मान लो सपोज मैं स्कूल में प्रिंसिपल हूँ और मुझे अपने स्कूल के लिए 5 बस चाहिए, एयर कंडीशन बस। तो मैं क्या करता हूँ, बस मैन्युफैक्चर टाटा, अशोक लेलैंड, महिंद्रा हो गया, और दुनिया और जितने भी छोटे मोटे उनको सबको अखबार में एडवर्टाइज करता हूँ, मुझे 5 बसेस चाहिए। अपनी कोटेशन, कोटेशन मतलब उनकी तरफ से ऑफर, उस ऑफर को मुझे भेजिएगा और देन आई विल डिसाइड कि कौन सा ऑफर हमारे लिए सुटेबल है, ठीक है। अब मैं ग्रेटर नोएडा के स्कूल था, मैं आई यूज्ड टू टीच इन कैम्ब्रिज स्कूल नोएडा आल्सो, मेरे ट्रांसफर ग्रेटर नोएडा ब्रांच में कर दिया। तो मैंने क्या किया, तो वहां पर हमने, हमारे पास एक ट्रांसपोर्टर का एक कोटेशन आया, मतलब एक ऑफर आया, कह रहा हम आपको गाड़ी देंगे, गाड़ी के मालिक हम ही रहेंगे, गाड़ी में कैम्ब्रिज स्कूल का नाम लिखा रहेगा, लेकिन आपको हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कि 5 साल तक आप गाड़ी हमारे से हटाओगे नहीं। और 5 साल में उनकी कॉस्ट निकल जाती है, गाड़ी उनकी, नाम हमारे स्कूल का चलना था, मेंटेनेंस वेंटेनेंस स्टाफ स्टाफ ड्राइवर सब का हमारा होगा, गाड़ी पे आपका नाम रहेगा। स्कूल की गाड़ी चलती है तो स्कूल का एडवर्टीजमेंट भी तो होता है। तो उन्होंने फिर हमें कोटेशन ऑफर करी थी, फिर हमने एक बस खरीदी थी, वो फिर हमने वो बस अशोक लीलैंड की खरीदी थी। स्वराज माजदा की भी आती हैं और बहुत सारी बसेस आती हैं, तो जो सबसे ज्यादा रीजनेबल हमें लगी थी उसको हमने खरीदा था। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, कोटेशन मिलना होता है, ठीक है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जनरल मैनेजर रिजाइन कर गया, या आपने अपने एम्प्लॉयज का इंटरव्यू कर लिया, ये सब बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, कहीं मॉनेटरी टर्म्स इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन इंटरव्यू करने के लिए आपने एक 5 स्टार होटल बुक करा, उस पर आपका 5 लाख रुपया खर्च हो गया, दैट इज द ट्रांजेक्शन, और कुछ नहीं। या आपने अपने प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज को लाने ले जाने के लिए गाड़ी बुक कर ली या उनको एयर टिकट दे दिया, दैट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, लेकिन इंटरव्यू रिकॉर्ड नहीं होगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। गॉट इट? तो ये हमारे पास ट्रांजेक्शन्स होती हैं। अब जरा देख लीजिए इनकी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। इट इज कंसर्न विद मनी और मनी इज वर्थ, यानी मेजरेबल होगा ना ये। देखो नोट्स देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, ठीक है। इसमें इट इज अराइजेज आउट ऑफ ट्रांसफर एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। इट इज इट ब्रिंग्स चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन। भाई अगर आपने किसी को 10,000 का सामान दिया तो आपके पास से 10,000 कम हो गया, लेकिन 10,000 के डेटर भी तो बढ़ गए। आपने किसी को 50,000 का सामान बेचा तो सामान चला गया आपके पास से गुड्स, और 50,000 का कैश बढ़ गया, तो देर इज अ चेंज इन योर फाइनेंशियल पोजीशन। पहली कंडीशन में क्या हुआ कि गुड्स नाम की एसेट्स कम हो गई और कैश नाम की एसेट्स बढ़ गई, तो बदलाव आ गया। दूसरे में क्या हुआ, गुड्स नाम के एसेट्स चले गए और डेटर बढ़ गए, तो भी बदलाव हुआ। गॉट इट? हमने सामान किसी से उधार खरीदा तो क्या हो गया, मेरा स्टॉक बढ़ गया और लायबिलिटी साइड में मेरे क्रेडिटर बढ़ गए। मैंने सामान कैश में खरीदा तो क्या हुआ, मेरा सामान बढ़ गया, स्टॉक बढ़ गया और मेरा कैश कम हो गया, तो चेंजेस हुआ ना फाइनेंशियल पोजीशन में। इट हैपेंस। और आगे चलते हैं। इट इन्फ्लुएंसेस द अकाउंटिंग इक्वेशन। ये जब 3 चैप्टर के बाद जो मैं चौथा चैप्टर पढ़ूंगा वो अकाउंटिंग अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है मैं यहाँ बना के दिखाऊंगा अभी आपको थोड़ी देर में। और इसके 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक को हम डेबिट बोलते हैं और एक को क्या बोलते हैं, क्रेडिट बोलते हैं। अभी डेबिट क्रेडिट को भी हम क्लियरली एक्सप्लेन करेंगे, अभी नहीं, अभी तो सिर्फ रेफरेंस आया है इसका, ठीक है। आफ्टर ईच ट्रांजेक्शन आपकी टोटल एसेट्स जो होनी चाहिए वो टोटल लायबिलिटी के बराबर होती है, वो मैं अकाउंटिंग इक्वेशन में समझाऊंगा कैसे होता है, ठीक है। और ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन इज एनालिटिकल इन नेचर, मतलब आप हर ट्रांजेक्शन के अंदर से आप पता लगाएंगे कि कौन सा पार्ट आपका इंक्रीज हो रहा है, कौन सा डिक्रीज हो रहा है, तब हम उसको एनालिटिकल इन नेचर बोलते हैं। तो ये बिजनेस ट्रांजेक्शन। अच्छा, कुछ ट्रांजेक्शंस, ये टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रहा है, ये जनरली स्कूल में ओवररूल कर देते हैं, नहीं पढ़ाते हैं इसको, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये तो ऑब्वियस है, आता ही होगा। बट मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं कोई चीज छोड़ता नहीं हूँ, और कई बार सिलेबस के बाहर की चीजों को भी पढ़ा लेते हैं। इट सेज कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी होती हैं जो बिजनेस के लिए इंटरनल होती हैं और बिजनेस के लिए क्या होती हैं, एक्सटर्नल होती हैं। अब मान लो टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुना होगा टाटा ग्रुप, रतन टाटा की टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज। टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज पता क्या करती है, एक प्रिंसिपल फॉलो करती है, एक अम्ब्रेला स्ट्रेटेजी। क्या होती है अम्ब्रेला स्ट्रेटेजी, बताओ, कोई बता सकता है अम्ब्रेला स्ट्रेटेजी क्या होता होगा? हाँ जी, क्या? नहीं, टू प्रोटेक्ट नहीं, और कुछ? बता बेटा क्या, बोलो। अबे तुम तो ऐसा कर रहे हो हाथ। अच्छा,
कोई और बताएगा? आप बताओ। हाँ बोलो। नहीं, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी बिलीव्स दैट whatever is there in the market that should be under our umbrella। मतलब वो सब कुछ बनाते हैं, वो ज्वेलरी भी बनाते हैं, वो घड़ियां भी बनाते हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी बनाते हैं, टाटा का क्रोमा है उसकी डीलिंग भी करते हैं, केमिकल भी है, नमक भी बनाते हैं, साबुन भी बनाते हैं, तेल भी बनाते हैं, टूथपेस्ट, सब कुछ बनाते हैं वो लोग। एवरीथिंग इज देयर, ठीक है। हैवी व्हीकल भी बनाते हैं, आर्म्स एंड आर्मनेशंस भी बनाते हैं, एयरलाइंस भी हो गई उनकी, अब तो पहले से ही थी, पहले एयर इंडिया टाटा एयरलाइंस ही थी। अम्ब्रेला स्ट्रेटेजी उसे कहते हैं कि मतलब सब कुछ हमारे छतरी के अंदर होना चाहिए। दिस इज अम्ब्रेला स्ट्रेटेजी। और धीरे धीरे अंबानी भी वही कर रहे हैं। क्रूड पहले पेट्रोलियम में थे वो, पहले उसमें थे वो क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग में थे वो पहले, फिर उन्होंने पेट्रोलियम में आना शुरू करा, फिर वो बहुत कुछ में। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने क्या करा, कोई कैंपा कोला खरीद ली, मालूम है? कुछ दिन पहले उन्होंने क्या करा था। अब जब मुकेश अंबानी को लगा कि मेरे बच्चों की शादी होने, खिलौने होने की जरूरत पड़ेगी, उसने हेमलेस खरीद लिया। हेमलेस टॉय शॉप, मालूम है ना? किसकी है वो? अंबानी की है वो। ब्रिटेन का बड़ा मशहूर ब्रांड था। इट इज ओन्ड बाय अंबानी नाउ। सॉफ्ट ड्रिंक। अभी देख, अब देखो तुम, वो एयरटेल को, वोडाफोन को तो बर्बाद ही कर दिया उन्होंने एकदम से, जियो ने। और अभी कोल्ड ड्रिंक में भी घुस गया है, कैंपा कोला को इतने अच्छे ढंग से रिवैम्प करेगा, देखना पेप्सी और कोक को खतरा हो जाएगा। सो दे आर ट्राइंग टू बी इन। अच्छा, अच्छा, अंबानी जो है फिल्म प्रोडक्शन में भी है, फिल्म को फाइनेंस करते हैं वो लोग, आराम से करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो लेकिन टाटा जितना डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। टाटा का बहुत जबरदस्त डाइवर्सिफिकेशन है। कभी टाटा ग्रुप की वेबसाइट में जाइएगा, आपको दिखेगा ऐसी ऐसी कंपनी जो सुनी भी नहीं होंगी आपने। सो तो कुछ इंटरनल अब जैसे मान लो टाटा की नैनो कार बनी, तो टाटा की नैनो कार बनाने के लिए आपको मेटल चाहिए था, स्टील कहाँ से आया? टाटा स्टील से आया। टाटा स्टील से आया ना, ठीक है। अच्छा, पेंटिंग डाई करने के लिए केमिकल चाहिए था, वो टाटा केमिकल से आ गया। अच्छा, टाटा टायर नहीं बनाता, वरना नैनो के टायर भी कहाँ से आ जाते? टाटा से आ जाते। तो जब आप अपनी किसी सब्सिडरी से, अपनी किसी साथ की कंपनी से सामान ले लेते हैं और दे देते हैं, तो वो इंटरनल ट्रांजैक्शन कहलाती है। विद इन द ऑर्गेनाइजेशन क्या कहलाती है? इंटरनल ट्रांजैक्शन कहलाती है। लेकिन जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर दूसरों के पास जाते हैं तो एक्सटर्नल कहलाती है। बोलो। हाँ बिल्कुल देते हैं, लेकिन एक बात समझना बेटा, कि मैं बाहर, जैसे मान लो टाटा मोटर्स है, कार वाली कंपनी, टाटा मोटर्स है, उनके पास जेगुआर और लैंड रोवर दोनों है, ठीक है। अब वो अपने सीईओ को एक एक लैंड रोवर देना चाहते हैं, भाई देना चाहते हैं ड्राइवर के साथ, ठीक है, देना चाहते हैं, क्या फर्क पड़ता है? तो अब वो टाटा मोटर से खरीदेंगे उसको, लेकिन टाटा मोटर उन्हें प्रॉफिट मार्जिन पे नहीं बेचेगी फिर, वो तो बाहर वालों को प्रॉफिट पे बेचते हैं ना। अपने वालों को तो वो जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट उस पे बेचते हैं और ट्रांसपोर्टेशन मिला लेते हैं बस। और ये आपस में क्या होता है, फिर इंटर कॉर्पोरेट सेटलमेंट होता है, बिल बनता है प्रॉपर, और बिल बन के जाता है, ठीक है। अब जैसे मान लो इंडिया पोस्ट है, पोस्टल डिपार्टमेंट है ना, वहां क्या होगा, पोस्टेज स्टैम्प्स बेची जाती हैं। और जैसे मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे ऑफिशियल लेटर होते हैं, वो कुरियर नहीं करते, वो इंडिया पोस्ट से भेजते हैं। तो पोस्ट ऑफिस वाले फ्री में थोड़ी करते हैं उनका काम, उस डिपार्टमेंट से भी पैसा लेते हैं। तो ऐसे ही होता है कि भाई टाटा मोटर्स ने अपने एम्प्लॉय, अपने सीईओ के लिए मतलब टाटा टेलको, टाटा और टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी बोलते हैं उसको, जो ट्रक बनाती है, ट्रक बनाने वाली कंपनी का नाम है टेलको, और कार बनाने वाली कंपनी का नाम है टाटा मोटर्स, ठीक है। अब मान लो टाटा की गाड़ियों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बड़े बड़े ट्रक चाहिए होते हैं, वो ट्रक कहाँ से आएंगे? टेल्को से आएंगे। तो वो ट्रक खरीद लेंगे उनसे, टाटा मोटर्स के पास ट्रांसपोर्टेशन के ट्रक होते हैं। वो ट्रक किससे खरीदते हैं? वो टेल्को से खरीदते हैं। क्या चीज? नहीं, लॉस में क्यों देगी वो? इसीलिए तो कहते हैं कि सब कुछ अपना बनाओ, सब कुछ अपना बनाइए आप, हर चीज, ठीक है। एम्प्लॉयज को उन्होंने, एम्प्लॉयज को ज्वेलरी गिफ्ट करनी है, घड़ी गिफ्ट करनी है, चलो भैया टाइटन तनिष्क से बुला लो, है ना। प्राइस भी कम मिलता है और अपनी कंपनी का प्रोडक्ट भी बिकता है, और एम्प्लॉय भी खुश हो जाते हैं कि उन्हें ब्रांड मिल रहा है कुछ। गॉट इट? अच्छा। अच्छा, कई बार क्या होता है कि ट्रांजेक्शन, अच्छा ये तो हुआ हमारा कि इंटरनल और एक्सटर्नल। और कई बार ट्रांजेक्शन क्या होती है, कैश की भी होती है और किसकी होती है, क्रेडिट की भी होती है। सो दैट इज ऑल अबाउट व्हाट, ट्रांजेक्शन। आई होप एवरीबडी क्लियर अबाउट ट्रांजेक्शन नाउ फ्रॉम द अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव।
ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं। अब मैं क्या करूं भाई, एग्जाम्पल आ ही जाता है। इनके एग्जाम्पल के केस में हमने क्या सीखा था कि बहुत सारे लोगों का हमने क्या बनाया था, अलग अलग एक कार्ड बनाया था। मैंने एक एग्जाम्पल लिया था इनका। वो जब आप कभी बैठोगे तो मैं समझाऊंगा आप लोगों को बाद में, वरना मेरी रिकॉर्डिंग्स होती हैं, आप उसमें देख सकते हैं। इनके देख लीजिए, इनके ऊपर एग्जाम्पल था वो। कोई बात नहीं, हमने इनका बहुत मजाक उड़ाया था। तो अगर आपने देखा, अच्छा सुनो, क्योंकि आप लोग नए तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे मान लिया एक बैंक है, बैंक के पास करोड़ ऑफ कस्टमर्स होते हैं ना। अब बैंक, जैसे अब आप बैंक को मैसेज भेजेंगे, टेल मी माय बैलेंस, होता है ना, बैलेंस इंक्वायरी होती है। एक मिस कॉल करिए, आपके क्या हो जाता है, आपके पास आ जाता है कि आपका बैलेंस इतना है। नाउ दैट बैलेंस इज समरी ऑफ योर अकाउंट। अकाउंट, अकाउंट क्या होता है? इट रिफ्लेक्ट्स व्हाट, ऑल द इवेंट ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू वन हेड। हेड मतलब वन नेम, वन टाइटल। जैसे सैलरी है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। अब जैसे मैं बताता हूँ, टिस्को है, टाटा आयरन स्टील कंपनी। उसके अंदर कम से कम 50,000 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं। ठीक है, तो वो हर एक के नाम थोड़ी लिखेंगे, वो लिखेंगे सैलरी कितने की, 4 करोड़ की। तो सैलरी इज वन अकाउंट जिसके अंदर 50,000 के हजार एम्प्लॉयज का, जिसमें पियोन की भी, मैनेजर की भी, क्लर्क की भी, मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, गार्ड्स की, और क्या कहते हैं, कुली की, ट्रक ड्राइवर की, किसकी, सबकी सैलरी मिलाकर एक हेड बनाते हैं, क्या बोलते हैं, सैलरी। दैट इज अकाउंट, दैट इज सैलरी अकाउंट, है ना। इसी तरह से उन्होंने बहुत जगह पे प्रॉपर्टी रेंट पे ले रखी है। एक मजेदार चीज बताता हूँ, दिल्ली में एक पुलिस स्टेशन है, उसके पास अपनी बिल्डिंग नहीं है। तो पता क्या करते हैं वो, मतलब मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा उसका, अभी मैंने परसों न्यूज़पेपर में पढ़ा था। उसने क्या कर रखा है, एक जगह पे एसएचओ के लिए 2 रूम ले रखे हैं टॉयलेट के साथ, और थोड़ी दूरी पे एक कमरा ले रखा है, उसमें हेड कांस्टेबल बैठते हैं। थोड़ी दूरी में, मतलब कम से कम 6-7 जगह पे उन्होंने क्या कर रखा है, पुलिस स्टेशन के लिए रूम ले रखे हैं, और उनका किराया भरते हैं, क्योंकि उनके पुलिस स्टेशन की जगह ही नहीं है। ऐसे फंक्शनिंग होती है। तो पुलिस स्टेशन का एक मेजर एक्सपेंस क्या है पता है, रेंट। अब प्रॉपर्टी ए का रेंट, बी का रेंट, सी का रेंट, इसका रेंट, इसका सब मिला के रेंट बनता है मान लो, और करीब करीब 2.5-3 लाख रुपए महीने का रेंट देते हैं वो लोग। उस पुलिस स्टेशन में 135 की स्ट्रेंथ है, जिसमें 12 सब इंस्पेक्टर हैं, और करीब करीब, मतलब सब इंस्पेक्टर से नीचे रैंक है, 3 इंस्पेक्टर, 12 सब इंस्पेक्टर, फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, फिर कांस्टेबल, फिर हेड कांस्टेबल। कुल मिलाकर 135 लोगों का स्टाफ है। कहाँ बैठेगा वो? और पुलिस स्टेशन में जब एसएचओ ना, हर रोज शाम को, सबको एक शाम का टाइम होता है, उसमें सारी की सारी फोर्स को गैदर करता है, उनको इंस्ट्रक्शन देता है, फिर डिस्पर्स कर देता है। हर रोज मिलना होता है। कहाँ खड़े करेंगे? मैदान में खड़े होकर होती है उनकी ब्रीफिंग। बच्चे मजे से देख रहे होते हैं, पुलिस अंकल। अदरवाइज पुलिस स्टेशन के अंदर होता है सारा कुछ। आप देखिए नोएडा में कुछ पुलिस स्टेशन तो बहुत बड़े हैं, और कुछ पुलिस चौकीज हैं। तो रेंट जो है बेटा, एक एक हेड बना। देखिए क्या कहते हैं, अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर अ पर्टिकुलर हेड। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? अकाउंट बोलते हैं। और ये क्या रिकॉर्ड करता है? कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन अंडर अकाउंट, अंडर हेड ऑफ अकाउंट। जैसे सैलरीज बोल दिया, टेलीफोन एक्सपेंस बोल दिया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बोल दिया, या लेबर चार्जेस बोल दिया। ये सारे क्या होते हैं? हेड कहलाते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आ, एक बिजनेस का आप मालिक कैसे बन सकते हैं? हाउ कैन यू बी एन ऑनर इन अ बिजनेस? कैसे मालिक बन पाएंगे? आप बताइए कैसे बनोगे? नहीं, हम कंपनी की बात नहीं करेंगे, हम तो छोटा सा बिजनेस है, हम सोल प्रोप्राइट। आपने बिजनेस सर्विस बिल्कुल नहीं पढ़ा ना? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी होंगी। सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप, फिर ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, फिर पार्टनरशिप, फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी, और फिर कंपनी। तो सोल प्रोप्राइटरशिप की बात कर रहा हूं मैं। हम तो उसकी, आप जो अकाउंटिंग पढ़ रहे हो ना बेटा, वो सोल प्रोप्राइटरशिप की पढ़ रहे हो। पूरी 11th में सोल प्रोप्राइटरशिप की पढ़ोगे, 12th में आप पार्टनरशिप पढ़ोगे, और 12th में आप कंपनी अकाउंट्स पढ़ोगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी और ज्वाइंट हिंदू फैमिली आपके सिलेबस में नहीं है। आपको सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग पढ़नी है, आपको पार्टनरशिप की अकाउंटिंग पढ़नी है 12th में, और आपको कंपनी की अकाउंटिंग पढ़नी है 12th में। 11th में तो सिर्फ सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग आप पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो कैसे बनेंगे किसी बिजनेस के ओनर? एनीबडी इज कैरिंग सम अमाउंट ऑफ कैश इन हिज और हर पॉकेट। देखो कोई है लेके, है आपके पास पैसा? अमीर लड़के, ले आ भाई पैसे लेके इधर आ जा। अच्छा, तुम्हारे पास भी है? कितना लेके आई हो? तो किसके पास ज्यादा होगा, मैं उससे उसको बुलाऊंगा आगे। कितना है? बहुत है, उससे ज्यादा है?
अच्छा देखो भाई, मैं हूं एक अकाउंटेंट और ये आ रही है मालकिन। आओ मालकिन, आगे आ जाओ तुम अब। ठीक है, ध्यान से समझना जरा कि कैसे हम बोलेंगे कि कैपिटल क्या चीज है और कैसे बोलेंगे ओनर क्या चीज है। ठीक है, अभी मालकिन आ रही है हमारे पास और ये मुझे, मैं एक अकाउंटेंट हूं, दो भाई मुझे। सो हमने इनसे, ओ अरे मालिक, सवाल की मालकिन गिर जाओगी। ठीक है, सो नजदीक आ जा, देख भाई, इन्होंने मुझे 2 करोड़ रुपया दे दिया, बोला अकाउंटेंट रख लो इसे, हमने रख लिया। ठीक है, जरा समझना मेरी बात। मैं, देखो अकाउंटिंग में, बिजनेस स्टडीज में पता क्या होता है, बिजनेस स्टडीज में मालकिन और बिजनेस दोनों सेम है, लेकिन अकाउंटिंग में, अबे थोड़ा नजदीक तो, अकाउंटिंग में ये ओनर जो है, ये और मैं बिजनेस, हम दोनों अलग अलग होंगे, बिल्कुल अलग अलग एंटिटी बनेंगे। इन्होंने मुझे कितना दिया, इन्होंने मुझे 2 करोड़ रुपए दिया। ठीक है, मैंने ये 2 करोड़ रख लिया। मैं बिजनेस का अकाउंटेंट हूं, मैं इनका अकाउंटेंट, ये मुझे अपॉइंट कर रही है, लेकिन मैं इनका अकाउंटेंट नहीं हूं, मैं बिजनेस का अकाउंटेंट हूं। मैंने पहले ही बताया था आपको पिछले चैप्टर में, थिंक फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ये मालकिन है, मैं इनका नौकर हूं, ये मेरे बिजनेस की मालकिन है, लेकिन मैंने इनसे 2 करोड़ रुपया ले लिया। ठीक है, अब जरा समझिए, मैंने इनसे 2 करोड़ रुपीज बोरो किया, मेरे लिए क्या हुई है, लाइबिलिटी हुई। मेरे लिए क्या हुई है, लाइबिलिटी हुई। इनके लिए क्या हुई, एसेट हुई। ठीक है, अब मुझे बताइए, अब जरा ये यहां पर है, कोई एक और आओ पैसे वाला, जरा कौन आ रहा था, आ जाओ। अब मुझे पैसे की शॉर्टेज पड़ी। ठीक है, ये ओनर है, इन्होंने अपने दोस्त, आओ दोस्त, क्या नाम है आपका, ये दोस्त से इन्होंने बोला कि भाई मुझे पैसे की शॉर्टेज पड़ रही है, पैसे की शॉर्टेज पड़ रही है, और मुझे बोला जाओ इशिता के पास जाओ, उससे 1 करोड़ ले लेना। मैं इशिता के पास गया, मैंने कहा मैडम, हमारी मालकिन ने बोला तुमसे 1 करोड़ लेना है। इन्होंने कहा ठीक है, 1 करोड़ ले लिया। फिर बिजनेस ने क्या करा, ओनर से बोरो किया, कितना, 2 करोड़ रुपया, और बिजनेस ने ओनर के दोस्त से, यानी कि आउटसाइडर से, अच्छा कि ये भी मालकिन हो जाएगी बिजनेस में, शी वाज आल्सो ओनर, नहीं, ओनर तो यही है, बिजनेस इन्होंने चलाया था, इन्होंने बड़ा अमाउंट दिया। इन्होंने तो क्या कर दिया, मुझे बोला जाओ उससे पैसा लोन लेके आ जाओ, तो मैंने इनसे लोन ले लिया। तो बिजनेस का असली ओनर कौन है, यही तो है बिजनेस के असली, ये कौन है बिजनेस के लिए, ठीक है, इन्वेस्टर हुई। ठीक है, इन्वेस्टर नहीं बोलेंगे बिजनेस के लिए, ये हमारे क्रेडिटर, लेंडर बोलेंगे इसको, शी हैज लेंडेड मनी टू द बिजनेस। तो ये बिजनेस के लिए कौन है, बाहर वाली हैं, और ये बिजनेस के लिए कौन है, इंटरनल है। तो जो पैसा ओनर बिजनेस में लगाता है उसको हम बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी, और वो इंटरनल लायबिलिटी को नाम देते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं उसको, कैपिटल। ठीक है, और जो पैसा बिजनेस में बाहर वाली ने लगाया उसको बोलते हैं हम लोग लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, वो किसको क्या बोलते हैं, हम लोन बोलते हैं। बैठ जाइए। अकाउंटेंट के लिए नहीं, बिजनेस के लिए इंटरनल लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी, क्योंकि इन्होंने दिया ना मुझे, और ये हमसे कभी वापस नहीं मांगेंगी, लेकिन ये तो वापस पैसे वापस मांग सकते हैं क्योंकि तो एक्सटर्नल है। ठीक है, अभी अभी कहाँ ले जा रही है, बैठो, अभी ले जा रही है पैसे को। तो देखो, बिजनेस में टोटल मिला के कितना पैसा आया, 3 करोड़ रुपए आया। ठीक है, जरा समझना, बिजनेस में कैपिटल बोलकर कितना आया, 2 करोड़ रुपीज आया, और बिजनेस में लायबिलिटीज बोलकर कितना आया, 1 करोड़ आया। ठीक है, और ये 2 करोड़ प्लस 1 करोड़ बिजनेस के लिए क्या है, एसेट्स है। तो ये हो गया बिजनेस के लिए क्या, एसेट्स। ठीक है, जो कि कितना हो गया, 3 करोड़ हो गया। तो बिजनेस को जो भी पैसा मिलता है वो दो सोर्सेस से मिलता है, एक उसका मालिक उसे देता है जिसको कैपिटल बोला जाता है, और एक जो बाहर वाले देते हैं जिसको बोलते हैं लायबिलिटी। हालांकि ये दोनों ही लायबिलिटी है, लेकिन ये वाला जो है, ये वाला, ये इंटरनल लायबिलिटी है, और ये वाला क्या है, एक्सटर्नल लायबिलिटी। ठीक है, जरा ध्यान से समझते हैं। तो अरे मत उड़ भाई, ये ले भाई, जिसका मालिक जो था दे देना उसको। तो समझना जरा, ये वाली क्या होती है बेटा, इसको कहते हैं हम लोग क्या, इंटरनल लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो ये जो एसेट्स होती है ये हमेशा किसके बराबर रहेगी, कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर रहेगी। इसको बोलते हैं हम अकाउंटिंग इक्वेशन। मैंने कहा था ना अभी अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। दिस इज नोन एज अकाउंटिंग इक्वेशन। आई होप यू अंडरस्टूड नाउ, समझे बेटा क्या हुआ। ठीक है,
तो जो पैसा मालिक ने लगाया उसको बोला कैपिटल, जो पैसा बाहर वालों ने लगाया उसको बोला लायबिलिटी। और कैपिटल प्लस लायबिलिटी क्या बनती है? एसेट्स बनती है। ठीक है। अच्छा, अगर मेरा बिजनेस चलता बिना इसके, नहीं मांगते बाहर वाले से पैसा, तो क्या होता? एसेट इज इक्वल टू कैपिटल होता। ठीक है। पर क्या ऐसा हो सकता था एसेट्स हो और ये ना हो? नहीं हो सकता। कैसे हो जाएगा? फिर तो बिजनेस उसका होगा ना। फिर ये कहां से? ये थोड़ी मालकिन है, फिर तो मालकिन बदल गई। ठीक है। सो कैपिटल प्लस लायबिलिटी एसेट्स के बराबर है। ठीक है। ये हमारे लिए क्या है? इंटरनल लायबिलिटी है, जिसे हमने कैपिटल बोला। ये हमारे लिए क्या है? एक्सटर्नल लायबिलिटी, जिसे हमने लायबिलिटी शब्द दिया। और ये हमारे लिए क्या है? एसेट्स है। अच्छा जरा समझो, टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी हुआ ना, और टोटल लायबिलिटी का बाइफर्केशन हो गया। तो ये है टोटल एसेट्स, और ये क्या हुआ? टोटल लायबिलिटीज। और टोटल लायबिलिटीज के दो पार्ट हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो कभी कोई बंदा बोले टोटल लायबिलिटीज, तो उसको तुम करेक्ट मत करना, वरना बुरा मान जाएगा। टोटल लायबिलिटी का मतलब हुआ कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। लेकिन अगर कोई बोले टोटल लायबिलिटीज एक्सटर्नल, इसका क्या मतलब हुआ? कौन सी वाली? तब वो इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। तो जनरली लोग पता गड़बड़ करते हैं, वो टोटल लायबिलिटी को टोटल एसेट्स की तरह बोलते हैं। जबकि होता क्या है? टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल प्लस टोटल लायबिलिटी, कौन सी वाली? एक्सटर्नल वाली। ये बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लें, क्योंकि जो मेरे पास बच्चे 12th में आते हैं ना सीधा सीधा, उनको ये चीज नहीं क्लियर होती है, और वो डिफरेंस ही नहीं समझ पाते हैं। बट आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। ये बाहर वाले हैं, ये घर वाले। अच्छा समझो जरा, अगर आपके बिजनेस में पैसा लगाया, तो मैंने जो प्रॉफिट कमाया वो किसका होगा? इनका होगा या इनका होगा? इसका होगा। तो ये व्हेन यू इन्वेस्ट इनटू द बिजनेस, देन इन रिटर्न व्हाट यू गेट? आपको क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है आपको, प्रॉफिट। ठीक है। अच्छा, ये जो मालकिन की दोस्त थी, इन्होंने जो 1 करोड़ रुपए लगाया, इनको बदले में मैं क्या दूंगा? ढेर सारी दुआएं, प्यार, लव एंड अफेक्शन। क्या दूंगा भाई? इंटरेस्ट दूंगा, इंटरेस्ट। आई गिव इंटरेस्ट, आई पे प्रिंसिपल बैक। ठीक है। तो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मेरे लिए क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। लेकिन मालकिन को कुछ नहीं दूंगा मैं, उसको भी तो इंटरेस्ट दूंगा। उसको क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलते हैं। क्या नहीं देना होता? हाँ, ओनर को हम पैसा थोड़ी वापस कर रहे हैं। ओनर ने जो मुझे कैपिटल दिए उस पर इंटरेस्ट तो दूंगा मैं। तो सुनो, ओनर को, अच्छा देखो एक बात समझो, इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, इसको इंटरेस्ट ऑन लोन मिला, तो ओनर को एक्स्ट्रा क्या मिला? इतना रिस्क झेल रहा है, उसको क्या मिलेगा? एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा ना। तो ओनर को बाहर वाले के मुकाबले एक चीज एक्स्ट्रा मिलती है, क्या? प्रॉफिट। देखो पैसा इसने भी लगाया था, पैसा इसने भी लगाया, इसको मिला इंटरेस्ट ऑन लोन, इसको मिला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ओनर को एक्स्ट्रा क्या मिला? रिस्क चल रहा है, उसको प्रॉफिट मिलता है। तो ओनर को दो चीजें मिलती हैं, एक तो प्रॉफिट भी मिलता है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलता है। लेकिन आउटसाइडर को क्या मिलता है? सिर्फ सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन मिलता है। दोनों अलग अलग मिलते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन बाय फर्म टू द ओनर, एंड इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी गिवन बाय फर्म टू द आउटसाइडर्स। अरे मैंने क्या बोला तुमसे अभी? मालिक को और बिजनेस को, दोनों को अलग अलग ट्रीट करो। यही सबसे बड़े फसाद की जड़ है। बिजनेस स्टडीज क्या कहती है? बिजनेस एंड ओनर आर कंबाइंड थिंग, यू कांट सेपरेट देम, दे डोंट हैव सेपरेट एंटिटी। अकाउंटिंग कहती है बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग हैं। क्योंकि बिजनेस स्टडीज पढ़ते हैं मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये पढ़ते हैं अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अकाउंटिंग के पॉइंट से बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग है। तो मालिक वो बिजनेस का है, वो मालिक के हिसाब से काम नहीं करता, इंस्ट्रक्शन मालिक के फॉलो करता है। लेकिन वो अकाउंटिंग जो करता है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेगा। उसके लिए उसके लिए आप भी लायबिलिटी है, उसके लिए इशिता भी लायबिलिटी है। लेकिन उसके लिए ये एक्सटर्नल लायबिलिटी है, आप इंटरनल लायबिलिटी है। तो उसको ये इंटरेस्ट ऑन लोन पे करता है, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है। लेकिन आपको साथ साथ बिजनेस का प्रॉफिट भी देता है। और लॉस हो तो वो भी आपको झेलना पड़ेगा, वो थोड़ी झेलेगी लॉस, बोलो। हाँ बिल्कुल, क्यों कह रहे हैं?
मैंने क्या किया था अभी, उनसे 2 करोड़ रुपए लिया था ना, लेके ले लिया, बदले में क्या दिया? वो तो बाद में दिया ना, वो तो बाद में दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो भी बाद में दिया, कुछ नहीं दिया। अरे बेटा, होल्ड कर लो, यही तो बोल रहा हूं मैं, यही तो फर्क हो गया कि हम थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं, ठीक है, और अकाउंटिंग में इमोशनल नहीं होना। बिजनेस और उसका ओनर अकाउंटिंग में दोनों सेपरेट ट्रीट करे जाते हैं। हाँ, इन फ्यूचर बिजनेस इज लायबल टू पे बैक कैपिटल, टू पे बैक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड टू पे बैक प्रॉफिट एज वेल। और अगर बिजनेस और ओनर सेम होते तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या प्रॉफिट, कुछ नहीं। तो अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या करना है, दोनों को सेपरेट ट्रीट करना है। और ये एक प्रिंसिपल है अकाउंटिंग का, वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। उसे कहते हैं बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। वो प्रिंसिपल क्या बोलते हैं? बिजनेस एंड इट्स ओनर टू बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट एंटिटीज एंड अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस टू बी रिकॉर्डेड फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, हाँ, ये बोलिए। अरे क्या बात है, तुम लगाओ 2 करोड़ रुपए, मुझे लेके दे जाना, फिर बोलना कि आई डोंट वांट टू बी ओनर एट ऑल। हाँ, तो देन इट इज अ डिसीजन ऑफ द ओनर कि आई हैव टू शट डाउन द बिजनेस, वो डिसीजन है। हाँ, भाई इन्होंने 2 करोड़ रुपए लगाए, ठीक है, मैं मैनेजर निकम्मा, लूट किया, खा गया, ठीक है, बिजनेस हो गया बर्बाद। अब बिजनेस बर्बाद हो गया, तो मैंने कहा मैडम 2 करोड़ और लगा दो, मैं बिजनेस चालू कर दूंगा। ये कहते तेरे पे भरोसा नहीं करती मैं, तो दफा यहाँ से, मुझे भी निकाल दिया नौकरी से और बिजनेस भी बंद कर दिया। फाइन, इट कैन बी डन, इट इज हर डिसीजन टू कंटिन्यू और नॉट। और जाने से पहले क्या करेगी वो फ्रेंड का भी 1 करोड़ वापस कर देगी। अगर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो फिर वो चला गया। और अगर 1 करोड़ वापस नहीं कर पाई, तो ये क्या कहलाएगी? बैंक कहलाएगी, डिफॉल्टर कहलाएगी, इंसॉल्वेंट कहलाएगी, दिवालिया कहलाएगी। समझे? तो बिजनेस और उसके ओनर बेटा क्या होते हैं? दोनों सेपरेट एंटिटीज होते हैं। आपको अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करनी है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं ये डिफरेंशिएशन नहीं करूंगा तो क्या होगा? तो फिर इंटरनल एक्सटर्नल कुछ होगा ही नहीं, फिर तो बाहर वाले ही मालिक कहलाएंगे और मालिक ही बाहर वाले कहलाएंगे। तो हम, क्योंकि बिजनेस को, मालिक को और बाहर वालों को सेपरेट ट्रीट करते हैं, इनको सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन देते हैं, इनको इंटरेस्ट ऑन लोन भी देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देते हैं, और क्या देते हैं? प्रॉफिट भी देते हैं। किसकी सैलरी में से? किसकी सैलरी किसको दे रहे हैं बताओ? तो अच्छा ये बात बता, मैं बिजनेस का अकाउंटेंट, मैं बिजनेस का मैनेजर, एम आई एलिजिबल टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? आई एम एलिजिबल टू गेट सैलरी, ठीक है। तो बेटा समझो समझो, एक बात समझना, जब बिजनेस को प्रॉफिट हुआ पहली प्रायोरिटी बाहर वाले का चुकाओ। पहली प्रायोरिटी क्या होती है? पहले बाहर वाले का, उसका प्रिंसिपल चुकाओ, उसकी ईएमआई चुकाओ, उसका इंटरेस्ट चुकाओ, चुक गया, ठीक है। फिर वर्कर की सैलरी वैलरी दे दो, दे दिया। फिर प्रॉफिट बचा, तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, तब प्रॉफिट दो, ऐसे होता है। ये थोड़ी होगा वर्कर को बोलेंगे भाई थम जा, पहले मालकिन का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिला दो वरना बहुत चांटे बजाएगी मेरे को। ऐसे थोड़ी होगा। पहले आपको आउटसाइडर्स के डेट सेटल करने पड़ते हैं, बाहर। अगर आप बैंक का पैसा नहीं चुकाओगे तो मालिक और नौकर दोनों जेल में बैठे होंगे, चक्की पीस रहे होंगे, मैं घुमा रहा हूँ, वो ऊपर से दाना डाल रही होगी, ऐसे चलेगी कहानी। So, पहले आपको आउटसाइडर का सेटल करना पड़ता है, देन यू हैव टू थिंक अबाउट मालकिन एंड उसका प्रॉफिट उसका। अच्छा लॉस हो गया तो कौन झेलेगा? मैं झेलूंगा लॉस? बिल्कुल नहीं। मैं कहूँगा मालकिन सैलरी दे, मैं जा रहा हूँ, शी विल बेयर द लॉस बिकॉज शी इज बेयरिंग द रिस्क। तो अगर प्रॉफिट हुआ तो उसका होगा, लॉस होगा तो उसी का होगा। आई विल गेट मेयरली सैलरी, क्योंकि सारे फैसले तो वो कर रही है ना, मैं थोड़ी कर रहा हूँ। मैंने कहा मैडम ये काम मत करो, अबे तुम हमें सिखाओगे काम ना कर, हम तो यही करेंगे। कर दिया काम, डूब गए पैसे। मैं तो बोलूंगा, ये फिर मुझे बोल सकते हैं क्यों तूने मुझे रोका क्यों नहीं, मैं तेरी सैलरी नहीं देती। ऐसा थोड़ी होता है, हमारे बोलने से तुम रुक जाओगे? नहीं, तो बहती नदी की तरफ बगी चली गई, नहीं रुके ना हम लोग। सो दिस इज द डिफरेंस। सो आप समझे होंगे अकाउंटिंग की क्वेश्चन किससे कहते होंगे। हाँ, हाँ बिल्कुल नहीं बेयर करेंगे। अब ये पड़ोसन है, ये पैसा देके चलेगी बिजनेस में, बिजनेस को नुकसान हो गया,
तो मालकिन कहती है अच्छा लेट मी कंप्लीट। तुम हो बिजनेस के मालिक, मैं हूं तुम्हारा नौकर, ठीक है। सपोज तुमने 5 करोड़ का लोन ले लिया बैंक से, ठीक है। अब तुम लॉस में जा रहे हो। अब तुम मैनेजर के पास जाके कहते हो सर जी लॉस चल रहा है, छोड़ दो, माफ कर दो मुझे। हो जाएगा माफ? नहीं होगा। इवन इफ यू आर सफरिंग अ लॉस, यू हैव टू पे आउटसाइडर्स लायबिलिटी, यू हैव टू पे इंटरेस्ट टू देम। आप बचोगे थोड़े उस बात से। हाँ, मालकिन को बोलोगे आप, मालकिन थोड़ा लॉस चल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छोड़ दो, प्रॉफिट तो वैसे ही नहीं हो रहा, वो छोड़ देगी, क्योंकि बिजनेस की सर्वाइवल का क्वेश्चन है। गॉट इट? अब तुम्हारा क्वेश्चन क्या था? हाँ ठीक है फिर। बेटा उसका एक प्रोसेस होता है पूरा। इंसॉल्वेंसी एक्ट है हिंदुस्तान में, भी बदला है, 2022 में बदला है, इंसॉल्वेंसी एक्ट बदला है। कैसे इंसॉल्वेंट होगा उसकी पूरी प्रोसेस बदली है, ठीक है। आपको कोर्ट में जाना पड़ता है, डॉक्यूमेंट सबमिट करना। कई बार क्या करते हैं लोग, फेक तरीके से इंसॉल्वेंट हो जाता है ताकि लोगों का कर्जा ना चुकाना पड़े। नहीं, ये सरकार ने बदल दिया सारे रूल रेगुलेशन। आपकी जेनुअनली आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट चेक होगी, जेनुअनली आपकी इंक्वायरी होगी, जेनुअनली तब जाके बहुत रिगरस प्रोसेस के बाद आपको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया जाएगा। ऐसे नहीं डिक्लेयर होते इंसॉल्वेंट। हाँ भाई मैं दिवालिया हो गया, सुनो सुनो भाई मैं दिवालिया हो गया, ऐसे नहीं होता। ये पुराने जमाने में होता था, अब नहीं होता ऐसे। नाउ देयर इज अ लीगल प्रोसीजर विच यू हैव टू बी कंप्लाई विद, तब जाके चीजें बनती हैं। तो आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। हु इज ओनर? ओनर क्या रिप्रेजेंट करता है? कैपिटल को। आउटसाइडर क्या रिप्रेजेंट कर, ये जो लोन वोन है जो, ये इस तरफ वाले पार्ट में चले गए। गॉट इट? चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, नोट्स की तरफ चलिए। सो आई थिंक क्लेम ऑफ द ओनर्स और प्रोप्राइटर इन द बिजनेस, उसे हम क्या बोलते हैं भाई? कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन एंटरप्राइज बाय द प्रोप्राइटर इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप, बाय पार्टनर इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, और बाय शेयर होल्डर इन केस ऑफ अ कंपनी। तो शेयर कैपिटल बोलते हैं उसको, है ना। कंपनी का एग्जाम्पल हम ले नहीं रहे हैं, ठीक। अच्छा, और फिर देखो यहाँ आ गया ना, अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर। अभी कोई पूछा था ना मुझसे, ये पूछी थी बच्ची मुझसे, अनन्या, है ना। देखिए, it should be distinct from its owner. So capital is a liability of the business towards the owner. अभी बताया मैंने ये चीज। और capital increases with additional or fresh capital and the amount of profit earned. On the other hand, it is reduces when owner makes drawings और loss incur होते हैं। अभी drawings क्या चीज होती है ये समझते हैं। ड्राइंग्स क्या होती है बिजनेस के? हाँ बोलो, क्या बोल तो, कमान। हाँ 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 बिल्कुल वही वही, ठीक है। क्या किया, सुंदर रंग चित्र भरे और उसके बाद करना शुरू कर दिया, दैट इज ड्राइंग। लेकिन ये ड्राइंग्स हैं। इफ यू विड्रू गुड्स, इफ यू विड्रू कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। अब जरा ओनर करता है। अब तुम बोले ऐसे कैसे ओनर, ऐसे कैसे बिजनेस हो गया, मैं तो छोड़ दूंगा ऐसे बिजनेस को। क्या बिजनेस है जिससे अपने घर के लिए सामान लेके जाए? बिल्कुल, क्योंकि बिजनेस और ओनर सेपरेट है। बिजनेस का अकाउंटेंट क्या कहता है, इसने बोला, सपोज मालकिन ने बोला कि भाई मुझे ना 50,000 रुपए चाहिए, मुझे अपने बच्चे के एडमिशन कराना है, स्कूल की फीस भरनी है। हमने कहा ले जाओ। पर क्या वो बिजनेस में खर्च हो रहा है? नहीं ना, बच्चा उनका बिजनेस का थोड़ा ही है, तो उनके बच्चे पे पैसा खर्च हो रहा है, बिजनेस में थोड़ी हो रहा है खर्च। अगर बिजनेस के एम्प्लॉय के बच्चे की फीस आप भर रहे हैं तो बिजनेस एक्सपेंस कहलाएगा। अरे बड़ी बड़ी कंपनी भरती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर होते हैं उनकी बच्चों की फीस दिल्ली यूनिवर्सिटी भरती है। हाँ वो इंसेंटिव्स होते हैं, पर्क्विजिट्स कहते हैं उसको, पर्क्स होते हैं। आप अपने एम्प्लॉय को मेडिकल बेनिफिट, उनके इलाज का खर्चा भरते हो, आप उनके बच्चों की स्कूल की फीस भरते हो, आप उनको जो रेंटल प्रॉपर्टी देते हो उसका किराया भरते हो। बहुत सारा गवर्नमेंट, बेटा जो सिविल सर्वेंट होते हैं ना, आईएएस ऑफिसर्स वगैरह, आईपीएस ऑफिसर, उनके साथ यही होता है। उनको उनको ड्राइंग से, वो तो बिजनेस के लिए ड्राइंग। भाई सुनो 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 सुनो, आई जस्ट टेल यू, ये ओनर है, मैं नौकर हूं, इसने मेरी सैलरी दी मुझे, बिजनेस का एक्सपेंस है। इसने मेरे बच्चे की फीस भर दी, बिजनेस एक्सपेंस है वो। इसने मेरे घर का रेंट किराया भरा, बिजनेस एक्सपेंस है वो। लेकिन इसने अपने, कितनी बड़ी नाइंसाफी है, अपने बच्चे की फीस भरी, ड्राइंग्स है। अपने घर का किराया भरा, ड्राइंग्स है। अपनी गाड़ी के ड्राइवर का खर्चा भरा, ड्राइंग्स है। क्योंकि वो इसके पर्सनल यूज के लिए है। मैं बिजनेस के लिए काम कर रहा हूँ ना, आई एम गिविंग समथिंग प्रोडक्टिव टू द बिजनेस, ठीक है।
तो वो कहेगी ऐसा कैसे हो जाएगा, मालिक प्रोडक्टिव नहीं होता क्या? फिर इमोशन को किनारे रखते हैं। ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो अगर ओनर ने अपने एम्प्लॉय के लिए गाड़ी का खर्चा दिया, ड्राइवर का खर्चा दिया, घर का खर्चा दिया, रहने का खर्चा दिया, उसके बच्चों की फीस भरी, उसके न्यूज़पेपर मैगजीन का खर्चा दिया, उसके आने जाने का ट्रैवलिंग एक्सपेंस भरा, बहुत फैसिलिटीज मिलती है, बहुत फैसिलिटीज, यू वोंट बिलीव। अरे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट को देखिए क्या क्या देते हैं अपने एम्प्लॉयज को, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिविल सर्वेंट्स को क्या क्या देती है। उनके पास गनर होते हैं, उनके पास ड्राइवर होते हैं, उनके पास शॉफर होते हैं, उनके पास क्लीननेस स्टाफ होता है। अच्छा, नोएडा का डीएम देखा किनारे पे, यहाँ कैलाश के पास वाला डीएम का घर है ना वहां पर, नहीं देखा? देखो किनारे पे, देखना कैलाश की तरफ जाते हैं जब, तो लेफ्ट हैंड साइड पे डीएम हाउस है वो लिखा हुआ। वो पूरा का पूरा सिंगल स्टोरी बना, वो पूरा का पूरा घर है, उससे एक पैसा किराया नहीं मिलता, वो डीएम को फ्री में मिलता है। डीएम की इलेक्ट्रिसिटी का बिल सरकार भरती है, डीएम का पानी का बिल सरकार भरती है, डीएम के घर में जो मैगजीन न्यूज़पेपर आते हैं उसका बिल सरकार भरती है, उसके घर में जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उनकी सैलरी गवर्नमेंट देती है, ठीक है। उनकी गाड़ी का पेट्रोल गवर्नमेंट देती है, उनके घर में न्यूज़पेपर का खर्चा, उनके बच्चों की फीस, एवरीथिंग गवर्नमेंट पेज, ठीक है। हाँ बोलिए। हाँ, वो भी बहुत करता है, बोलिए। हाँ, वो भी एक्सपेंस है, वो भी एक्सपेंस है, वो भी बिजनेस का एक्सपेंस है, बिजनेस एक्सपेंस है बिल्कुल। दैट इज ऑल्सो एनीथिंग रिलेटिंग टू एम्प्लॉइज इज अ बिजनेस एक्सपेंस, बट एनीथिंग रिलेटिंग टू ओनर दैट इज व्हाट ड्राइंग्स। बोलिए। हाँ हाँ, अब ड्राइंग जो होती है करने के बाद फिर हम बोलते हैं मालिक से, मालकिन पैसा तो ले जा रही हो लेकिन वापस कर देना। मालकिन कहती है हाँ हाँ कर दूंगी मैं। अब हम बोलते हैं मालकिन पैसा वापस करो, एक रिमाइंडर दो में। जब मालकिन पैसा वापस नहीं करते, हम इन पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ठोक देते हैं, लो अब तुम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भरो। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज व्हाट, अमाउंट इंटरेस्ट चार्ज फ्रॉम ओनर, ठीक है, ऑन हिज और हर विड्रॉल्स, हम उनसे वसूली करते हैं। देखो बेटा समझो, अगर मैं बाहर वाले को लोन देता तो उससे इंटरेस्ट वसूल करता ना, मैंने वही पैसा ओनर को दे दिया, वो वापस नहीं कर रहा तो मैं उससे इंटरेस्ट वसूलूंगा ना। तो हाँ, लोन नहीं है वो। अब अपने ओनर को मैं लोन थोड़ी दूंगा, उनको ड्राइंग्स होती हैं। बोलिए। वो बिजनेस के पास आता है, बिजनेस की इनकम कहलाती है वो। नहीं, सुनो जरा ध्यान से, दो ट्रांजेक्शन, दो मैंने कहा ना, दो इफेक्ट होते हैं। एक बिजनेस के लिए इनकम हो गई, और एक ओनर की कैपिटल से कट कर दिया, ऐसा होता है। बोलिए क्या बोल रहे थे? हाँ जी, हाँ जी, भी तो प्रोडक्टिव है। हाँ तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और क्या मिलेगा, उसको कमीशन, उसको देखो सुनो, ओनर को क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलता है, प्रॉफिट भी मिलता है, और बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो तो सैलरी भी मिलता है। अब मैं बताता हूँ आपको, मुकेश अंबानी जो है 80 करोड़ की सैलरी लेता है, आनंद महिंद्रा करीब करीब 40 करोड़ की सैलरी लेता है, सैलरी भी मिलती है उनको, उनको प्रॉफिट भी मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलता है, एंड दे टेक सैलरी एज वेल। जरा, अच्छा सुनो, हाँ मिल रही है, हाँ वो बिजनेस की तरफ ही तो जाएगा, वो बिजनेस एक्सपेंस माना जाएगा। अब तुम तो इमोशनल हो रही हो। बेटा फिर समझो, नहीं सुनो, सी टॉक लॉजिकली। जब हम बोल रहे हैं आपसे, बिजनेस और उसका मालिक जो है वो दोनों सेपरेट है, ठीक है। नहीं कर रहा, ओनर कोई मिल मशीन में जाके थोड़ी मशीनें चला रहा होता है, आनंद महिंद्रा असेंबली लाइन में रख के थोड़ी स्कूटर में वेल्डिंग कर रहा होता है, नहीं कर रहा होता हूँ। कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठा है, ट्विटर पे बहुत सारी चीजें फेयर मतलब शेयर। हाँ बेटा, टॉप लेवल मैनेजमेंट ओनर का काम प्रोडक्शन कर, उसको वो सुपरवाइज भी नहीं करता, वो चिल मार रहा होता है, वो बड़ी बड़ी बिजनेस डील फाइनल कर रहा होता है। हाँ बिल्कुल होते हैं। तो देखो बेटा, अगर मुकेश अंबानी आनंद महिंद्रा बिजनेस से सैलरी ले रहा है तो वो बिजनेस एक्सपेंस है, उसे ड्राइंग्स नहीं बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो उसने बिजनेस में रख लिया, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर वो पर्सनल एक्सक्लूसिवली, देखो बिजनेस में से सैलरी दे दी दैट इज फाइन, लेकिन अगर सैलरी के अलावा भी वो कहता है कि चलो 50 करोड़ दो, और मुझे क्या करना है, लंदन में एक मेंशन खरीदनी है, विजय माल्या टाइप की, तो तो वो तो ड्राइंग्स कहलाएगी ना। हाउएवर अगर आनंद महिंद्रा अपनी 40 करोड़ की सैलरी जो उसे मिलती है, उससे 5 साल में 200 करोड़ का, या मतलब समझ लो जनपथ में एक कोई छोटा होटल या कुछ और खरीद लेता है, तो वो उसका पर्सनल प्रॉपर्टी कहलाएगी ना, उस पर थोड़ी बिजनेस की कोई रोक लगी है, उसने अपनी सैलरी से खरीदा, वो सैलरी थोड़ी ड्रॉ। भाई देखो, तुमने ओनर को बोला कि ओनर
हम अपने सीईओ को भी सैलरी देते हैं, तुम तो उनके भी बड़े हो, तुम उनके भी बाप हो, तुम ज्यादा सैलरी ले लो, हमने उससे सैलरी दे दी। अब उस सैलरी का मैं जो मर्जी करूं, वो थोड़ी ड्राइंग्स कहलाएगी। तो बिजनेस एक्सपेंस है ना। बोलिए। हाँ, अगर और उसमें खुद रहने लग जाता है तो वो ड्राइंग्स कहलाएगी। हाँ, वो ड्राइंग्स कहलाएगी ना। बिजनेस के घर का किराया, सुनो, बिजनेस के ऑफिस का किराया बिजनेस भर रहा तो वो एक्सपेंस है। मालिक के घर का किराया, ओनर के घर का किराया अगर बिजनेस भरा, वो ड्राइंग्स है। किसी भी नाम पे खरीदी हो, ठीक है, प्रॉपर्टी का रेंटल मिलना चाहिए ना। ठीक है, अगर प्रॉपर्टी बिजनेस के नाम पे खरीदी, उस पर रही तो उसकी जितनी मेंटेनेंस मेंटेनेंस का खर्चा, वो ड्राइंग्स कहलाएगा। भाई ओनर ने क्या कर दिया, एक 200 करोड़ का प्रॉपर्टी ले ली, परिवार के साथ शिफ्ट हो गया वहां पर। अब उसकी व्हाइट वॉश, उसके इलेक्ट्रिसिटी वाटर, उसका भी तो खर्चा ही आएगा ना। वो खर्चा कौन भरेगा? बिजनेस भर रहा है ना। लेकिन अगर उसी प्रॉपर्टी में मैनेजर रह रहे होते, स्टाफ रह रहा होता, तो बिजनेस एक्सपेंस कहलाता, वो ड्राइंग्स नहीं कहलाता। बोलिए। नहीं, एक्सपेंस होंगे। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। और ये तो क्या कर रहे हैं आप, अपने प्रॉफिट को सेक्रीफाइस कर रहे हो टूवर्ड्स ओनर। अच्छा ठीक है, मैं बंद कर रहा हूँ क्लास, भाई परेशान मत हो। ये कह रहा कब बंद होगा, ये बंदा रुक ही नहीं रहा। रुक रहा हूँ मैं, ठीक है, आई एम स्टॉपिंग द क्लास नाउ। बाकी के कंसेप्ट देखेंगे। आप क्या करेंगे, इसे पढ़ के पढ़ेंगे, शीट को सिर्फ पढ़ेंगे, इसको आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। सो यू विल कोरिलेट इन अ बेटर वे। ठीक है। ओके। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।